जय हिंद एवरीवन। आप लोगों के सभी यूपीएससी और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जुड़े हुए सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए तो जो आप लोगों के लीगल एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं या फिर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वहां पर तो आपसे केस का मेन कॉज, केस में उसके साथ साथ क्या माइन्यूट डिटेल्स रही थी वो भी पूछेंगे, और उसके साथ साथ जजमेंट के डिफरेंट इंप्लीकेशंस और इंटरप्रिटेशंस भी पूछे जाते हैं। बट बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम्स, वहां पर मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर किए जाते हैं अराउंड दी रिजल्ट और एनी इंटरप्रिटेशन अराउंड दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2024 गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर मैं मेन एम्फेसाइज करूंगा रिजल्ट के ऊपर, और इसके साथ साथ कुछ कुछ आप लोगों को केस को समझने के लिए क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप आज पहली बार इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब सबसे पहले अगर शुरुआत करी जाए तो सबसे पहला केस फरवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और उसमें मुद्दा उठा कि वेदर इंटरिम ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर 6 months और नॉट। ओके, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच का ये केस रहा। और इस केस में अगर बात की जाए तो सबसे पहला एक सवाल जो उठा वो ये था कि कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर that all the interim orders of the high court staying proceedings will automatically expire after a certain period। क्लियर। और यहां पर कई बार ये मुद्दा उठ रहा था 6 महीने का, तो क्या ये 6 महीने का जो एक सर्टेन पीरियड था क्या वो एप्लीकेबल होता है या नहीं। इसके साथ साथ एक और सवाल यहां पर उठा कि कैन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट हाई कोर्ट्स टू डिसाइड पेंडिंग केसेस विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो काफी समय से उठती आ रही थी, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या फिर वैधता जो है उसे अब यहां पर चेक किया जा रहा था। अब इसी के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे कि यहां जो बेंच बनाई गई जस्टिस की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके अलावा जस्टिस अभय ओका, जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पंकज मित्तल भी रहे थे। अब यहां पर इस केस से पहले काफी कुछ मुद्दे उठते रहे। ठीक है, इससे पहले आप यहां देखेंगे कि एशियन रिसरफेसिंग रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई का केस था। तो काफी यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले एक 3 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, regarding the framing of charges under the Prevention of Corruption Act is interlocutory in the nature and can be challenged before the High Court। क्लियर। अब इसके बाद अगर यहां पर देखा जाए तो इस केस का आप ये देख सकते हैं कि फर्दर यहां पे 3 जजेस बेंच जो थी उनमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो भी आए, और उसके बाद यहां पर डिसीजन दिया गया, जिसके बाद जो मैटर था वो एक 5 जजेस बेंच को रेफर कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ने यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया, मतलब कोई भी डिसेंट यहां पर नहीं था, यूनानिमसली ये डिसीजन गया that an automatic expiration of interim orders after a period of 6 months is impermissible। ओके, इम्परमिसिबल ये ऑर्डर दे दिया गया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि दैट ब्लैंकेट डायरेक्शंस दैट द हाई कोर्ट शुड हियर ऑल केसेस वेयर इंटरिम स्टेज आर ऑपरेटिंग ऑन अ डेली बेसिस एंड डिसाइड देम विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम वाज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 142 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसके तहत उन्होंने यहां पर किसी भी प्रकार से जो टाइम फ्रेम था उसे तय करने से यहां पर मना कर दिया गया था। ठीक है, और एक और चीज यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इसी के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं दे कैन नॉट कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली।
ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसकी बात की और उसके साथ साथ यहां पर कहा कि मॉडिफाइंग एन इंटरिम रिलीफ शुड बी पास्ड आफ्टर हियरिंग द अफेक्टेड पार्टीज ओनली। क्लियर। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसी में सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर जस्टिस मित्तल जो है उन्होंने कंकरिंग ओपिनियन ये भी दिया दैट द स्टे ऑर्डर ग्रांटेड इन एनी प्रोसीडिंग्स वुड नॉट ऑटोमेटिकली एक्सपायर विद इन अ सर्टेन पीरियड। क्लियर। तो किसी भी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जुडिशरी जो है उन्होंने सबसे बड़ी जो सर्वोच्च वरीयता थी वो इस चीज को दी कि अफेक्टेड पार्टीज को सुना जाए और उसके बाद निर्णय दिया जाए और उस निर्णय दिए जाने की कोई भी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। क्लियर। अब इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका भी स्कोप कहीं ना कहीं डिफाइन किया और उसे भी ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को ही यहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो डायरेक्शंस दिए गए थे अफेक्टेड पार्टीज को दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। क्लियर। तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही लागू किए जा सकते हैं एंड नॉट अदरवाइज। क्लियर। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने काफी गाइडलाइंस भी थी और उन्होंने ये भी बताया कि इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू नलिफाई द बेनिफिट्स व्हिच हैज बीन डिराइव्ड बाय अ लार्जर नंबर ऑफ लिटिगेंट्स। क्लियर। मूविंग अहेड अगला जो केस यहां पर आता है, ठीक है, यहां पर अगला जो केस आया उसके अंदर जैसा मैंने आपको सारी चीजें बताई कि यहां पर आर्टिकल 142 की जो पावर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी और इसके साथ साथ नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस इट वाज द चैलेंज टू द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब इलेक्शन से पहले दो बहुत बड़े प्रमुख मुद्दे देश भर में उठे थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी सेफ है, उनका इस्तेमाल किया जाना कितना सेफ है और उसी के दौरान आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो भी इस साल का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एक जरूरी केस के तौर पर देखा गया। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ द ईवीएम्स। अब ये जो केस था वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये केस देखा गया और इस केस में दो जजेस की बेंच बनाई गई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की। सवाल ये सबसे पहला उठ रहा था कि क्या जो ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इलेक्शंस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी कि वेदर देयर इज अ नीड फॉर 100% वोट वेरिफिकेशन थ्रू वीवीपैट मशीन। क्लियर। तो वीवीपैट मशीन के थ्रू उन्होंने कहा कि 100% क्या जरूरत है कि वोट्स को वेरीफाई किया जा सके, क्रॉस चेक किया जा सके कि कौन कौन से वोट्स यहां पर कास्ट किए गए हैं। ठीक है। अब यहां पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, जो एक एनजीओ है, ठीक है, और बहुत प्रोमिनेंट केसेस में हमारे देश भर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उन्होंने ये ईवीएम्स की रिलायबिलिटी के ऊपर ये केस डाला था। ठीक है। और यहां पर उन्होंने चैलेंज किया था कि यहां पर जो ईवीएम्स हैं उन्हें डिसकंटिन्यू किया जाना चाहिए या फिर कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर दे कि किसी भी प्रकार से या तो इलेक्शन पेपर बैलेट सिस्टम के थ्रू हो या वीवीपैट मशीन से 100% स्लिप्स को क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। तो ऐसे केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजेस बेंच थी उन्होंने यहां पर डिसीजन दिया दैट डिमांड फॉर अ कंप्लीट रिटर्न उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर। तो पहली बात तो वीवीपैट मशीन्स की जो डिमांड थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ कोर्ट आल्सो एक्नॉलेज द पिटिशनर्स कंसर्न। क्लियर। तो एडीआर के कंसर्न्स उन्होंने यहां पर सुने। ठीक है। कोर्ट ने यहां पर यह माना कि जो आपकी बातें हैं, ठीक है, उन्हें सुना जा सकता है। ठीक है। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि ईवीएम्स जो हैं उनकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर जो वीवीपैट स्लिप थी, ठीक है, इट शुड बी विजिबल टू दी वोटर फॉर 7 सेकेंड्स। क्लियर। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो वीवीपैट स्लिप है इट शुड बी विजिबल फॉर 7 सेकेंड्स बिफोर बीइंग डिपॉजिटेड इन अ सील्ड बॉक्स प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट मेथड फॉर वेरीफाइंग वोट्स। क्लियर। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक और चीज कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस इशू किए कि फर्दर इलेक्टोरल प्रोसेस को और इंप्रूव किया जाना चाहिए और वोटर का कॉन्फिडेंस और इलेक्शन मैकेनिज्म की इंटेग्रिटी का यहां पर ध्यान रखा जाना चाहिए।
क्लियर। तो इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देने के लिए ईवीएम की जो वर्किंग है उसे बहुत अच्छे से समझा, उसे बहुत अच्छे से टेक्निकली ग्राउंड्स पर चेक किया गया। ईवीएम मैनिपुलेशन के जो दावे किए जा रहे थे उन्हें भी चेक किया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो सही दावे नहीं थे। ठीक। इसी के साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि ईवीएम्स की सुरक्षा के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से कह दिया कि जो पेपर बैलेट सिस्टम है उसके ऊपर अब दोबारा से नहीं जाया जा सकता। Clear? Next, moving ahead, the next case that came was whether states have the power to tax the mineral rights and mine bearing lands and whether royalty on mining lease is a tax or not. क्लियर। अब ये भी यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल जो था वो उठा। ठीक है। तो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच का ये केस रहा। ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि 9 जजेस बेंच जो है उन्होंने यहां पर जजमेंट दिया और 8-1 की मेजॉरिटी से। क्लियर। इस 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे और उन्होंने यहां पर अलग अलग तरह के जो सवाल उठ रहे थे कि एंट्री 50 जो स्टेट लिस्ट की आती है। ठीक है। 7th शेड्यूल में जो 50th आइटम दिया गया है, पावर ऑफ स्टेट्स टू टैक्स मिनरल राइट्स इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और नॉट। ओके। इसके साथ साथ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट 54 जो था, दैट व्हाट लिमिटेशंस कैन पार्लियामेंट इंपोज ऑन पावर ऑफ स्टेट्स टू टैक्स माइनिंग राइट्स एंड मिनरल लीज इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स और नॉट। ओके। और इसके साथ साथ यहां पर जो एमएमडीआर एक्ट था उसके भी इंटरप्रिटेशंस को चेक किया गया। क्लियर। तो यहां पर एक और चीज सबसे ऊपर ये देखा गया कि वेदर अ स्टेट्स पावर to tax a land under entry 49 includes the power to tax mineral lands or not. ओके। तो इसी के साथ साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उस जजमेंट में शेड्यूल 7 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके भी इंटरप्रिटेशंस देखे गए। जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उन्हें भी यहां पर देखा गया कि किस प्रकार से लेजिस्लेटरी पावर्स उनके ऊपर क्या-क्या हैं और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक। सो यहां पर 9 जजेस बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, दे ऑर्डर्ड द मेजॉरिटी आल्सो रूल्ड दैट स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स the mining rights and mineral bearing lands under entry 50 of list 2 and this power is not limited by the MMDR Act. तो यहां पर उन्होंने जो स्टेट्स के पावर थे उन्हें काफी हद तक यहां पर एक्नॉलेज किया गया। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसी में उन्होंने एक और चीज कही, जैसा पहले देखा गया कि रॉयल्टी ऑन माइनिंग लीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स। तो वो रॉयल्टी है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी इन दैट रीजन। ओके। यहां पर हाउएवर द पार्लियामेंट हैज द पावर under entry 54 of the union list to limit the taxing power of the states and chief justice justice Chandrachud authored the majority judgment। यहां पर जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है उन्होंने यहां पर डिसेंट दिया और उन्होंने कहा कि दिस रॉयल्टी इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स एंड द एमएमडीआर एक्ट लिमिट्स द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट्स। क्लियर। तो ये काफी एक टेक्निकल केस रहा। ठीक है। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रीजंस दिए। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स रेस्ट विद द स्टेट सब्जेक्ट टू parliamentary limitations, the nature of limitation which parliament can impose, MMDR Act does not limit the taxing power of the states and the mineral produce could be used as a measure of tax। क्लियर। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मेजॉरिटी डिसीजन दिया था। ठीक। मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट केस, अगला केस आता है the steps which were needed to protect the great Indian bustard from the potential extinction। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। ठीक है। और IUCN के गाइडलाइंस के चलते भी यहां पर काफी ऐसे एनवायरमेंटल केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के आगे आ रहे थे। ठीक है। इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि काफी एनवायरमेंटल रिलीज और हाइब्रिड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड का भी केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास रहा था, जीन कैंपेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसी के साथ साथ ये एक और केस आया, MK रंजीत सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। नाउ इट वाज इन दिस केस दैट द सुप्रीम कोर्ट took took view of everything, the steps that were being taken in a very minute manner।
ओके, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाए जाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थी उनको भी यहां पर रिकंसिडर किया गया, और क्या एक एक्सपर्ट कमेटी की आवश्यकता है जो मॉनिटर करे। ये भी सभी चीजें, ये जो सवाल उठ रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखे थे। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो टिपिकली राजस्थान का और जो गुजरात का इलाका है वहां पर पाए जाते हैं, और रीसेंट स्टडीज जो है वो ये बताती हैं कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आईयूसीएन ने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसे क्लासिफाई कर दिया है, एंड अ सिग्निफिकेंट फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर डेथ्स was the collision with the overhead transmission lines। ठीक है, तो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर्स जो हैं उनके साथ आप ये देख सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में। ठीक है, अब आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट पिटीशन जो था वो यहां पर दाखिल किया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक इंटरिम ऑर्डर जो था वो पास कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि किसी भी प्रकार से जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस हैं दे शुड बी imposed only in an area covering approximately 99,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्लियर, तो ये जो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाद, दैट वाज मैंडेटेड टू रेगुलेट द फ्यूचर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो यहां पर इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने काफी चीजों को ध्यान में दिया कि बर्ड डाइवर्टर्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज जो है इन सभी को यहां पर डिस्कशंस के बाद ये इंक्लूड किया गया कि क्या क्या पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट्स हो सकते हैं सोलर पावर जनरेशन, और जो पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया का कमिटमेंट है उस पर भी क्या कुछ असर पड़ सकता है या नहीं। ठीक है, अब यहां पर 3 जजेस बेंच जो थी वो बनाई गई, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। ओके, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 3 जजेस बेंच ने डिसीजन दिया, एंड दे एम्फसाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिवली प्रोटेक्टिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Okay. Now the court also held that there are no valid grounds for a blanket prohibition on solar power transmission line across an area of 99,000 square kilometer, as converting all lines to underground poses technical challenges। Clear? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस एक इंटरिम ऑर्डर था 2021 में दिया गया, इट वाज ओवरटर्न्ड। ओके, और यहां पर टेक्निकलिटीज और जो यहां पर ऑपरेशनल चैलेंजेस थे उन्हें भी एक्नॉलेज किया गया। इसी के साथ साथ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। The Supreme Court highlighted the need for a balanced approach. The court constituted an expert committee which was given a broad mandate, including assessing the feasibility of underground lines and effectiveness of bird diverters, and was directed to submit a report by July 31, 2024। Clear? Next case यहां पर आता है the challenge to exemptions from an environmental clearance for roads and पाइपलाइंस। ओके, तो एनवायरमेंटल, जैसा मैंने इस केस से, प्रीवियस केस से पहले बताया था कि काफी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे थे, उसी में से एक और ये प्रोमिनेंट केस रहा विच वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर रोड्स एंड पाइपलाइंस। ओके, सो नोबल एंड पाइकादा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजेस बेंच बनाई गई अंडर जस्टिस अभय ओखा एंड जस्टिस संजय करोल। ओके, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया that the decision to directly issue the 2020 notification without holding public consultation rendered the new item 6 unconstitutional and violative of article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to live in a pollution free environment। okay, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा that the item 6 of the 2020 notification in the absence of any specific directions defines definitions and safeguards was vague and arbitrary। क्लियर, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि पहले जो मुद्दे उठे, उससे पहले क्या हुआ कि 14 सितंबर 2006 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर जो गाइडलाइंस थी वो दी गई थी, एंड इट वाज रिगार्डिंग दी कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
2006 का जो ये नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली कहा गया था कि जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर आते हैं उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना आवश्यक है, ओके, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन और ऑल्सो फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे यहाँ पर क्लियरेंस लेना बहुत ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, इसके बाद ही 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ठीक है, और उसमें यहाँ पर किसी प्रकार के जो एक्सेप्शंस थे उनकी बात की गई थी और ये कह दिया गया था कि एक्सेप्शंस वुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर दी दो 6 आइटम्स। ठीक है, और ये जो 6 आइटम थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिए गए। क्लियर? अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह बताया कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, दीज नोटिफिकेशंस वर आर्बिट्रेरी, दे लैग्ड एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड दे वर नोटिफाइड इन हेस्ट। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में दिए गए आदेश थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो प्रमुख डिसीजन आता है दैट इज द सूटेबल टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर उठ चुका था। ठीक है, वैसे तो और भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दे आ रहे थे और कई केसेस में आ रहा था, बट यहां पर ये एक स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन जो था ये बहुत ज्यादा आवश्यक अब हो चुका था। ठीक है, तो यहां पर नवास मुलनवास वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, यहां पे जस्टिस गवई, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विश्वनाथन की अगुवाई में 3 जजेस बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की यहां पर बनाई गई। अब यहां पर ये सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द सुटेबल टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट दैट शुड बी इंपोज्ड इन केसेस ऑफ मर्डर। ठीक है, कि मर्डर के केस में एक सुटेबल टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट जो है वो क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि हर बार अलग अलग तरह के केसेस में फाइनली इट इज द जुडिशरी दैट हैज टू असेस एंड डायरेक्ट। ओके, बट यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, अब मुद्दा यहां पर ये उठ रहा था कि ये जो एपेलेंट था, ठीक है, ये जो ट्रायल कोर्ट था उसके द्वारा भी कन्विक्ट किया गया, केरला हाई कोर्ट के द्वारा भी कन्विक्ट किया गया अंडर मर्डर। ओके, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो केस था बेसिकली विच वाज अ केस ऑफ हाउस ट्रेसपास। ओके, एंड लेटर ऑन 4 फैमिली मेंबर्स वर किल्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड एल्डरली। ठीक है, और इसके बाद जो एपेलेंट था, एपेलेंट ट्राइड टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि मर्डर, ट्रेसपासिंग, सुसाइड सभी के केस जो थे वो यहां पर चल रहे थे। ठीक है, इनिशियली जो ट्रायल कोर्ट था उसने एक्यूज्ड को यहां पर डेथ सेंटेंस दे दिया था और यहां पर केरला हाई कोर्ट जो था उसने डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके 30 इयर्स का इंप्रिजनमेंट दिया था। ठीक है, और केरला हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत स्पेसिफिकली ये कहा कि किसी भी तरीके से ये जो सेंटेंस है इट शुड नॉट बी रेमिशनड, इसमें रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिसके बाद ये जो एपेलेंट था ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ठीक है, और यहां पर अपना जो सेंटेंस था उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाई गई थी। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन दिस 3 जजेस बेंच upheld the appellate's conviction but reduced the sentence for the offense of murder from 30 years without remission to 25 years without remission। ओके, और यहां पर जो पीरियड ऑलरेडी सर्व किया गया था उसे भी काउंट कर लिया गया। इसी के साथ साथ ये जो जजमेंट था दैट वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस विश्वनाथन एंड सुप्रीम कोर्ट इलस्ट्रेटिवली लेड डाउन द एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम सेंटेंस। क्लियर? अब यहां पर किसी प्रकार से कि रेमिशन नहीं किया जा सकता, ऐसे सेंटेंस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट द रिलेटिवली यंग एज ऑफ द एपेलेंट when he committed the crime, he was just 28 years old, the absence of any financial motive and no attempt to escape from the crime scene were mitigating factors। clear? तो ये सभी ऐसे फैक्टर्स बताए गए जिनके आधार पर जो सजा थी उसे कम किया गया। ठीक, इसके साथ साथ Supreme Court also acknowledged the fact that decision primarily relied on circumstantial evidence and the appellant had already served more than 18 years in jail while showcasing the positive conduct throughout, further influenced the decision to reduce the sentence। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये काफी फैक्टर्स है जिनके आधार पर ये जो पनिशमेंट था इसे काफी आधार से काफी मिटिगेट कर दिया गया, काफी कम यहां पर कर दिया गया। क्लियर? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक
पब्लिक सेफ्टी और फ्रीडम जो है उसे प्रोपोर्शनली रैशनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया। ठीक है, एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर असेस किया और उसके बाद ये फाइनल जजमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक, अगला यहां पर आता है चैलेंज टू अरेस्ट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड नीड टू इन्फॉर्म एक्यूज्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जरूरी एक इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह कहा गया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, ठीक है, वो राइटिंग में कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जो सुपरफिशियल टर्म रीजन फॉर अरेस्ट एंड ग्राउंड फॉर अरेस्ट जो है उसमें भी डिस्टिंक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रीजन ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, दे आर बेसिकली फॉर्मल और वो एक्यूज्ड पर्सन को लागू किए जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यहां पर यह कहा कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, इट इज वेरी वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट द आईओ शुड गिव। ठीक है, कि आईओ को ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, जो प्रोसीजरल रेगुलेशंस हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए एंड इट शुड बी गिवन इन राइटिंग। क्लियर? अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच जो थी वो बनाई गई। 2 जजेस बेंच यहां पर बनाई गई। इन दिस केस प्रबीर पुरकायस्थ वर्सेस दी गवर्नमेंट स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और यहां पर जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने यहां पर बताया कि जो बेसिकली जो एपिलेंट की पुलिस रिमांड है, वॉज इट लीगल और इलीगल, इस मुद्दे को भी यहां पर बहुत बारीकी से देखा गया। नाउ दिस डिवीजन बेंच हेल्ड दैट द एपिलेंट्स अरेस्ट एंड रिमांड इनटू पुलिस कस्टडी वर इनवैलिड बिकॉज द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट वर नॉट कम्युनिकेटेड इन राइटिंग बिफोर द रिमांड। ठीक है, रिमांड से पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो थे वो नहीं बताए गए। इसके साथ साथ एज चार्जेस हैड नाउ बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट द एपिलेंट वाज ऑर्डर्ड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी आफ्टर फर्निशिंग बेल एज रिक्वायर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। क्लियर? तो यहां पर एक बेसिक जो आज के समय पर आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कई बार ओवर स्टेपिंग ऑफ पावर्स हो जाती है, उस स्कोप को भी यहां पर डिफाइन किया गया और यहां पर पुलिस के ऊपर भी एक थोड़े से रेगुलेटरी मेजर्स जो थे वो भी उनका भी आश्वासन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा, दैट वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट की एक बहुत ही एम्बिशियस और एक बहुत पॉपुलराइज्ड स्कीम थी, वहां पर भी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस रहा। और यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच रही, इंक्लूडिंग जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस गवई और जस्टिस संजीव खन्ना, सो 5 जजेस बेंच ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कई ऐसे सवाल थे जिनका निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को देखा कि किस प्रकार से यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है, तो वो जो फंड्स है उनका नॉन डिस्क्लोजर जो है, इज इट वायलेशन ऑफ आरटीआई? ओके, क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है? और वेदर अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर्स विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्लियर? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी, उसके ऊपर एक ये बहुत बड़ा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर यहां पर क्लियर कर दिया था। ठीक, अब इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि काफी ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वहां पर थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए थे। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्हें फंडिंग की जाती थी विदाउट डिस्क्लोजिंग थिंग्स। क्लियर? इसके साथ साथ यहां पर कई सवाल उठ रहे थे अराउंड द फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट। इन सभी चीजों के अराउंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब ये बहुत जरूरी हो चुका था कि देश के इलेक्टोरल सिस्टम में लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए इसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असेस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर इसे क्लैरिफाई किया जाए। ठीक, now the Supreme Court held that electoral bond scheme 2018 and the amendments made by the Finance Act to section 29C of the Representation of People's Act are unconstitutional. क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी थी सरकार की, इसे यहां पर स्ट्राइक ऑफ कर दिया था।
ठीक है, इसे यहां पर रद्द कर दिया था। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द डिलीशन ऑफ द प्रोविजन टू सेक्शन 182 of the Companies Act permitting unlimited corporate contributions to political parties even for loss making companies is arbitrary and violative of Article 14. ठीक है, Supreme Court also directed that the State Bank of India shall submit to the Election Commission by 6 March 2024 the details of the electoral bonds purchased till date. इसके साथ साथ the details shall include the date of purchase of each bond, the name of purchaser and the denomination of the bond purchased. Then it also directed that the details of political parties which have encashed electoral bonds since 12 April 2019 to date shall also be declared. Okay, and the court directed the Election Commission of India to publish the information shared by SBI on its official website within 1 week from the receipt of information. क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा एक झटका था। ठीक है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो पॉलिटिक्स और मनी का जो एसोसिएशन है, ठीक है, दिस क्लोज एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मनी पावर, ये सुप्रीम कोर्ट ने चेक करी। इसके साथ साथ जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एक आम वोटर की, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चेक लगाया। जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसे यहां पर देखा गया कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन है उसे यहां पर देखा गया कि ये जो सूटेबल मींस लेजिटिमेट है भी या नहीं है। इसके साथ साथ जो डोनर्स की प्राइवेसी है उसका उसे भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने समझा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पहला जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा जो था, वो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी जो वैलिडिटी या फिर उसे सपोर्ट करते हुए जो रीजंस दिए जा रहे थे उन्हें भी यहां पर असेस किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट फंडिंग और किसी प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल सिस्टम वाज आल्सो समथिंग दैट वाज इन द माइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल गिविंग देयर ऑर्डर। क्लियर? अगला यहां पर आया स्टैंडर्ड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डाउटिंग एन इंडिविजुअल्स नेशनैलिटी अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। ठीक है, अब एनआरसी, एनपीआर, ये मुद्दे जब से उठ रहे थे वहीं से हर बार ऐसे कुछ सवाल उठ रहे थे जहां पर व्यक्ति की नेशनैलिटी के ऊपर सवाल आ रहा था या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे थे। तो ऐसे मौके पर मोहम्मद रहीम अली एके अब्दुल रहीम वर्सेस दी स्टेट ऑफ आसाम का जो केस रहा, ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की जो बेंच थी, उसने यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल था कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ डाउटिंग एन इंडिविजुअल्स नेशनैलिटी अंडर द फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है, अब उसके तहत यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट द अथॉरिटीज डिड नॉट possess any material to question the nationality of the appellant and it recognized the appellant as an Indian citizen. So finally इस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि मटेरियल बेसिस जो हैं प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के, वो यहां पर होने आवश्यक हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विथ, okay, and there should not be any errors and discrepancies in various procedures. Clear? अगला आप ये देख सकते हैं कि एक और बहुत प्रोमिनेंट एक जजमेंट आया, हेबियस कॉर्पस पिटीशन टू सिक्योर रिलीज ऑफ रिलेशनशिप पार्टनर फ्रॉम दी पेरेंट्स। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं कि ऑनर किलिंग और ऐसे मिलते जुलते मुद्दे जो हैं, ठीक है, वो हर बार सुने जा सकते हैं। तो उन्हीं में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया। ठीक है, एंड द बेंच इंक्लूडेड, दिस वाज अ 3 जजेस बेंच इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। ओके, तो यहां पर देवूजी नायर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का केस रहा। और इस केस में बेसिकली यहां पर जो एक देखा जा रहा था कि क्या हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है वो दायर की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति के पार्टनर को उसके पेरेंट्स ने बंदी बना लिया है। ठीक है, अब यहां पर मेन केस जो था दैट वाज अराउंड दी सेम सेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, और यहां पर सेम सेक्स रिलेशनशिप विच वाज बेसिकली नॉट अप्रूव्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके, और उन्होंने अनलॉफुली कन्फाइन कर लिया था यहां पर जो एप्लीकेंट था उसे।
ठीक है। इसके साथ साथ तो तभी यहां पर उसे जब रिलीज नहीं किया जा रहा था, एक जान को खतरा देखा गया, उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट में यहां पर हेबियस कॉर्पस की जो रिट थी वो दायर की गई। ठीक है, इनिशियली वो केरला हाई कोर्ट में दायर की गई थी टू सीक द रिलीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्लियर। और इसी के साथ साथ यहां पर हाई कोर्ट जो है उसने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी थे उन्हें यहां पर पहले डायरेक्ट किया कि वो विजिट करें, स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड करें। ठीक है, और उसके साथ साथ ऑथराइज सेंटर्स के द्वारा जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। ठीक है, बट फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो रीजन टू डाउट दैट मिसेस नायर्स रिपोर्ट एंड डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर। However, the court observed that the High Court should respect people's sexual orientation and identity without trying to undermine or alter them to therapy or other measures. तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने जो इंडिविजुअल्स को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी को काउंसलिंग सेशन डायरेक्ट करने के लिए जाने के लिए बोल दिया था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मैंडेटेड काउंसलिंग सेशंस बोले गए थे, ठीक है, दे वर फंडामेंटली फ्लॉड। ओके, एंड दे इंटरफेयर्ड विद द सेक्सुअल ओरिएंटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ पर the constitution protects the rights and dignity of the members of LGBTQ and community, and the court must respect the autonomy. The Supreme Court also established guidelines emphasizing the importance of prioritizing habeas corpus petitions, ensuring privacy, safety, and the non-discrimination, promptly releasing detained individuals and providing immediate police protection. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट also laid down the guidelines for courts in handling such cases where the police or the family members attempt to intervene with the personal relationships. क्लियर। तो इन सभी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल उठाया और बेसिकली यहां पर एक खुली विचारधारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन यहां पर सुनाया था। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस वाज the challenge to the remission orders passed by the state of Gujarat releasing individuals convicted of gang rape during the communal riots. ठीक है, अब ये एक ऐसा मुद्दा था जिसपे शायद पूरे देश भर में आक्रोश था, पूरे देश भर में नाराजगी थी और यहां पर बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहां पर आया। यहां पर इससे पहले क्या हुआ था कि स्टेट ऑफ गुजरात जो है, ठीक है, उन्होंने जो एक्यूज्ड थे उनके सेंटेंस को, ठीक है, यहां पर कम्यूट करके उन्हें रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठा कि जो रिट पिटीशन दायर की गई थी विक्टिम के द्वारा, ठीक है, रिगार्डिंग द रेमिशन ऑफ द कन्विक्ट्स पनिशमेंट, ओके, इज मेंटेनेबल और नॉट अंडर आर्टिकल 32। ठीक, इसी के साथ साथ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि पीआईएल फाइल की गई थी अगेंस्ट द रेमिशन ऑफ दीज प्रिजनर्स। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा कि क्या स्टेट ऑफ गुजरात के पास ये पावर थी कि वो ये ऑर्डर पास कर सकते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और सवाल ये उठता था कि जो डिस्प्यूटेड ऑर्डर दिए गए थे रेमिशन के, ठीक है, क्या वो कानूनी तौर पर सही थे या नहीं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय पिटिशनर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 वाज मेंटेनेबल because the petitioner victim's writ petition was held to be maintainable. The court did not answer the question on whether PIL petitions can be filed. ओके, तो ये बेसिकली यहां पर आप ये देख सकते हैं कि लीगल टेक्निकलिटीज जो है पहले तो उसे सॉर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद कोर्ट आल्सो फाउंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास द रेमिशन एप्लीकेशंस इन फेवर ऑफ द कन्विक्टेड रेस्पोंडेंट्स। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन्ड द ऑर्डर्स ग्रांटिंग देम रेमिशन। तो उन्हें जो बरी किया गया था, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कैंसिल कर दिया ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द ऑर्डर इन राधेश्याम शाह केस डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू कंसीडर द रेमिशन एप्लीकेशन वाज लीगली इनवैलिड because it was obtained by fraud. The judgment of the court was authored by Justice Nagratna and the 11 released convicts were directed to report back to the concerned jail authorities within 2 weeks. Clear? So this was a historic judgment, historic decision that was taken by the Supreme Court. Okay.
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स फॉर व्हाट्सएप स्टेटस क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो कई बार ऐसे मुद्दे देखे जा रहे थे कि व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के बाद कई जगह ऐसे केसेस आए थे जहां पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऐसे केस में जावेद अहमद हजम वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया। ठीक है, और यहां पर जस्टिस अभय ओखा और जस्टिस उज्जवल भुयान की 2 जजेस डिवीजन बेंच ने यहां पर डिसीजन दिया। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये उठ रहा था कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने सरकार को या सरकार की किसी नीति को, सरकार के किसी उठाए गए कदम को क्रिटिसाइज करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। अब इस व्यक्ति ने क्या करा था कि यहां पर जावेद अहमद हजाम जो है, ठीक है, उन्होंने यहां पर पाकिस्तान का जब इंडिपेंडेंस डे था तो उन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने पाकिस्तान को विश करते हुए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का स्टेटस लगा लिया था। इसके साथ साथ आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन था उसे क्रिटिसाइज करते हुए भी पोस्ट अपने स्टेटस पर लगा ली थी। ठीक है, अब ये जो अपेलेंट है, ही वाज अ प्रोफेसर एट अ कॉलेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ही वाज अ प्रोफेसर इन द कॉलेज एंड ही लिव्ड इन कश्मीर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस जो थे वो लगाए थे। ठीक है, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर जो थी वो फाइल कर दी गई थी। यहाँ पर जो एपेलेंट है उन्होंने रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला था टू कैंसिल दी एफआईआर। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया था, जिसके बाद ये व्यक्ति जो थे सुप्रीम कोर्ट के पास गए। नाउ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन दी एफआईआर व्हिच वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अपेलेंट अंडर सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू डिसेंट against the government decisions in a legitimate and lawful manner is an integral part of the right to freedom of speech and expression under article 19 section 1A। ओके, तो यहां पर किसी प्रकार से अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी धाराओं में, कानूनी अपनी जो हैसियत है उसमें रहते हुए आप किसी प्रकार से अपना विचार प्रकट कर रहे हैं सरकारी नीति के खिलाफ, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनेबल स्टैंडर्ड्स थे उन्हें यहां पर डिफाइन किया। राइट टू डिसेंट जो है, ठीक है, उसकी यहां पर बात की गई और जो अथॉरिटीज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और उन्होंने यहां पर कहा कि ये जो राइट टू एक्सटेंडिंग गुड विशेस टू द पीपल ऑफ अदर कंट्री है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कि ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, और यहां पर किसी भी प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। ठीक, अगला यहां पर केस आया, वेदर अ लेजिस्लेटर एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम एक्विजिशंस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब इन कनेक्शन विद देयर वोट इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये यहां पर नोट फॉर वोट एक बहुत ही काफी एक पॉपुलर टर्म थी जो देखी जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर सीता सोरेन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस रहा, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को काफी ज्यादा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही बारीकी से देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत स्ट्रिक्टली असेस किया। ठीक है, तो यहां पर सवाल ये उठ रहा था कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, क्या वो अलाउ करता है कि कोई व्यक्ति ब्राइब लेके, ठीक है, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में वोट करे। ठीक है, अब इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे, ठीक है, तो वहां पर चुनाव के को बीच में रोका गया और उसके बाद ये कहा गया कि सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 50 लाख रुपए और राज्यसभा में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो रहे थे वहां पर 1 करोड़ रुपए चल रहा था अपना वोट देने के लिए। ठीक है, और यहां पर जो पिटिशनर है, ही वाज चार्ज्ड, शी वाज चार्ज्ड फॉर टेकिंग ब्राइब एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति थे वो झारखंड, जो एपेलेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट में गए थे टू क्वैश द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अब अल्टीमेटली जो केस था वो बाद में फिर ये 7 जजेस बेंच को यहां पर रेफर कर दिया गया था।
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया एंड दे यूनानिमसली हेल्ड दैट द लेजिस्लेटर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंगेजिंग इन एनी एक्ट्स ऑफ ब्राइबरी। इसी के साथ साथ दिस 7 जजेस बेंच ओवरटर्न्ड द जजमेंट व्हिच वाज गिवन इन पीवी नरसिम्हा राव केस। द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अ डुअल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर lawmakers could be granted immunity under article 105 and article 194। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत क्लियरली बोला गया कि फर्स्ट इम्यूनिटी इज अप्लाइड व्हेन द एक्टिविटी पर्टेन्ड टू अ कलेक्टिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड सेकेंडली द एक्शन इन क्वेश्चन मस्ट बी इनहेरेंटली लिंक्ड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेटर्स। क्लियर। तो बहुत यहां पर अगर साधारण भाषा में बताओ तो ये जो सवाल था ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से उठ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 105 में जो सवाल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उठता है, ठीक है, वो बेसिकली दैट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो यहां पर किसी भी प्रकार से यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर सवाल उठाया था। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्राइबरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ओके। तो उन्होंने कहा कि प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स जो हैं, कमिटीज जो हैं, ठीक है, दैट डज नॉट अलाउ देम टू टेक ब्राइब। ओके। इसी के साथ साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि एट विच स्टेजेस, ओके, द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। एट व्हाट स्टेट डज इट क्रिस्टलाइज। ओके। और इन सभी चीजों को देखते हुए डिसीजन दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट इज व्हेन इज चार्जशीट कंप्लीट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत चार्जशीट जो है वो कब कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है। सो दिस वाज इन शरीफ अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। ठीक है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सरस भट्टी का जो बेंच रही, उन्होंने यहां पर डिसीजन दिया। ठीक है। सवाल ये उठ रहा था कि व्हेन कैन अ चार्जशीट बी सेड टू बी कंप्लीट सो दैट द कोर्ट कैन टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सीआरपीसी। ठीक है। अब क्या हुआ था कि यहां पर जो एपिलेंट थे they were basically involved in a property ownership dispute। ठीक है। जहां पर उनके खिलाफ एक एफआईआर जो थी वो चीटिंग के केस में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वहां पर फाइल कर दी गई थी। ये एफआईआर में कहा गया था कि एपेलेंट हैड एग्रीड टू सेल द प्रॉपर्टी, एक्सेप्टेड सम पेमेंट बट फेल्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो उन्होंने मतलब किसी से पैसे ले लिए। ठीक है। पैसे लेने के बाद यहां पर उन्होंने जो रजिस्ट्री थी उस व्यक्ति के नाम नहीं करवाई और ना ही फिर उसे उसके पैसे लौटाए। ठीक है। जिसके बाद यहां पर एफआईआर जो थी वो फाइल की गई थी और चार्जशीट जो थी वो भी फाइल कर दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से यहां पर जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी थी एंड इट हैड क्वेश्ड द चार्जशीट टू स्टॉप दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। जिसके बाद ये जो व्यक्ति था ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन बेंच बनाई गई, ठीक है, दैट अलाउड द अपील filed by the applicants and set aside the charge sheet and criminal proceedings against them। Okay. The court held that in this case there was no evidence of entrustment. The property was not handed over in trust, rather there was a sale. Therefore, there could be no question of a breach of trust under section 406. Additionally, there was no material to show intent to cause alarm necessary for an offense of criminal intimidation under section 506। तो बेसिकली इन सभी चीजों को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, मेन प्रोसेस वाज व्हेन इज अ चार्जशीट कंप्लीट। क्लियर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि दैट द नेसेसरी कंटेंट्स ऑफ अ चार्जशीट स्टेटिंग दैट इट इज अ कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन इट इंक्लूड्स sufficient material and evidence for the court to take cognizance and to start with the trial। क्लियर। तो इन सभी चीजों को यहां पर देखा गया। क्लियर। सो दीज अफेक्टिवली were the most important cases with respect to your examination। ठीक है। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये कुछ जरूरी केस हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इनके जजमेंट, क्योंकि सभी केसेस में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ प्रोसीजर ऑफ नेचुरल जस्टिस इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ आप सभी लोग 1 सितंबर को सीडीएस एग्जाम एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़िए। अगर आप पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज डू लाइक, शेयर
and subscribe to our YouTube channel. Okay. इस सेशन की जो वीडियो है वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस सेशन में जो कंटेंट मैंने कवर किया वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किया, बहुत ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में और जो फर्स्ट पिंड कमेंट है वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहां पीडीएफ में शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जैसे अभी थोड़ा थोड़ा खबरें आ रही है कि शायद टेलीग्राम बंद हो सकता है, तो एक डिफेंस कम्युनिटी, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। यू कैन जॉइन अस एंड आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ देयर एज वेल। क्लियर? सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से देखिए, रिवाइज कर लीजिए एंड all the very best for your upcoming examination. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.